नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कॉमन गाइडलाइंस फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। तो क्या प्रायोरिटी सेक्टर के लोन्स के ऊपर गाइडलाइंस है? तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर टाइम टू टाइम यहां पर इंटरेस्ट रिलेटेड को गाइडलाइंस इशू की गई है, तो बैंक्स नीड टू कंप्लाई टू दोज गाइडलाइंस। बैंक्स को उन गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि केसीसी के केस के अंदर, यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उस केस के अंदर यहां पर क्या दी जाती है? सबवेंशन दी जाती है। देयर इज अ इंटरेस्ट सबवेंशन गिवन टू दोज फार्मर्स ओवर देयर। एक तो यहां पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर सबवेंशन दी जाती है, यानी कि 9% का अगर रेट एप्लीकेबल है तो 2% की पहले सबवेंशन दी जा रही है, एंड 3% की एडिशनल सबवेंशन यहां पर दी जाती है। तो 2% का पार्ट तो यहां पर बैंक को यहां पर दिया जाता है, ताकि बैंक जो है वो यहां पर कम इंटरेस्ट चार्ज करे कस्टमर को। तो कस्टमर को 7% इंटरेस्ट चार्ज होता है 3 लाख रुपए तक की लिमिट के लिए। एंड फर्दर 3% की यहां पर अलग से एडिशनल सबवेंशन मिलती है टू दोज फार्मर्स हु हैव रीपेड देयर ड्यूज इन टाइम। जो अपने ड्यूज को इन टाइम पे करते हैं उनको 3% की अलग से यहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है। यानी कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चार्ज होता है केसीसी होल्डर्स को अप टू 3 लाख ऑफ द लिमिट, दैट इज 4%। वो कितना चार्ज होता है? 4% चार्ज होता है। एंड फर्दर ये ईयर टू ईयर यहां पर एसएलबीसी यानी कि जो स्टेट लेवल बैंक कमेटी है उसके द्वारा ये हिदायतें पहले दी जाती हैं सबवेंशन की, उसके बेस पर ही दी जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो हिदायतें हैं वो यहां पर दी जाती हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, एंड उनके साथ हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड 25,000 तक का जो भी लोन है, अगर 25,000 तक का कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर लोन दिया जा रहा है तो वहां पर किसी भी तरह के चार्जेस लिवाए नहीं किए जाएंगे। ना सर्विस चार्जेस, ना प्रोसेसिंग चार्जेस, ना एप्लीकेशन चार्जेस, ना ही यहां पर इंस्पेक्शन चार्जेस। किसी भी तरह के चार्जेस जो है वो यहां पर नहीं लगाए जा सकते, लिवाए नहीं किए जा सकते। एंड फर्दर रिसिप्ट और सैंक्शन रिजेक्शन डिसबर्समेंट रजिस्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रिलेटेड आपके पास जो कोई भी एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, आपने लोन सैंक्शन किए या फिर रिजेक्ट किए, किस वजह से रिजेक्ट किए या फिर लोन डिसबर्स किए, ये सब चीजें आपको रिटर्न मैनर में यहां पर रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। जो रजिस्टर है वो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन किया जा सकता है। एंड फर्दर ये यहां पर रजिस्टर अवेलेबल होना चाहिए ताकि कोई भी जो इंस्पेक्टिंग एजेंसी है वो यहां पर इसको इंस्पेक्ट कर पाए। Then it is related to issue of acknowledgement of the loan application। यानी कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन मिलती है तो आपको उस लोन एप्लीकेशन को यहां पर एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एंड जो बैंक बोर्ड है उनको यहां पर ये फ्रीडम दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, दैट दे कैन बेसिकली हैव देयर दे कैन बेसिकली प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट फॉर द सेम, कि वो यहां पर एक टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब करेंगे जिसके अंदर अंदर जो बैंक है वो यहां पर बेनिफिशियरीज को, एप्लीकेंट्स को यहां पर जो भी यहां पर डिसीजन अपना वो यहां पर कम्युनिकेट करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू टुडे वीडियो। सो आज की वीडियो में इतना ही हम कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फर्दर शेयर कर दीजिए। एंड कुछ एक क्वेश्चन यहां पर अभी कवर कर लेते हैं। सो लेट अस हैव अ क्वेश्चन सीरीज ओवर हियर। तो यहां पर क्वेश्चन 1 जो रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड विद द हाउसिंग लोन। तो ये हाउसिंग लोन से रिलेट है। तो मान लीजिए एक एरिया की जो यहां पर पॉपुलेशन है, तो एक एरिया की यहां पर पॉपुलेशन जो है डेट इज 12 लाख। तो पॉपुलेशन जो दी गई है डेट इज 12 लाख। एंड फर्दर यहां पर बैंक ने एक लोन सैंक्शन किया है पर्सन ए को अमाउंटिंग रुपीज 55 लाख। तो कितना अमाउंट यहां पर एलिजिबल होगा फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? तो यहां पर कितना अमाउंट एलिजिबल होगा फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? तो हाउसिंग लोन का आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू जो पॉपुलेशन है एरिया में डेट इज 12 लाख। वो कितनी है? 12 लाख है। एंड फर्दर यहां पर हाउसिंग लोन जो यहां पर है डेट इज 55 लाख। तो यहां पर जो लोन है डेट इज 55 लाख रुपीस का लोन है। एंड फर्दर यहां पर कितना अमाउंट जो है वो यहां पर एलिजिबल होगा फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बेसिस? तो कितना अमाउंट एलिजिबल होगा? देखिए हमने यहां पर कंसीडर किया था कि जहां पर मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जहां पर जो पॉपुलेशन है डेट इज ग्रेटर देन 10 लाख और इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। तो वहां पर क्या था? वहां पर था कि अगर आपकी जो डिवेलिंग यूनिट की कॉस्ट है वो 45 लाख तक की है तो मैक्सिमम आप 35 लाख तक का जो अमाउंट है वो शामिल कर सकते हैं। किसमें? वो आप प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो लोन ही कितना दिया जा रहा है? लोन इज अमाउंटिंग 55 लाख रुपीज। तो लोन इज अमाउंटिंग यहां पर 55 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहां पर जो ओवरऑल डिवेलिंग यूनिट वाले जो क्राइटेरिया था वो तो यहां पर सरपास हो गया, वो तो फुलफिल नहीं हुआ। क्योंकि अगर लोन आपने 55 लाख का दिया तो डेफिनेटली यहां पर आपने कुछ मार्जिन भी रखा होगा, यानी कि ओवरऑल जो कॉस्ट है डिवेलिंग यूनिट की वो ज्यादा रही होगी,
ठीक है, तो यहां पर इट विल बी नॉट रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर वंदना ने सबसे पहले आंसर दिया है दैट इज रिलेटेड टू नॉन प्रायोरिटी, दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू नॉन प्रायोरिटी। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। ओके, एंड फर्दर यहां पर अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू मेट्रोपॉलिटन एरिया, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की ही बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो यहां पर रिपेयर के लिए लोन जो दिया जाएगा, तो कितनी अमाउंट तक का जो लोन है दैट इज एलिजिबल, तो रिपेयर के लिए जो लोन दिया जाएगा अंडर द मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो कितनी अमाउंट तक का जो लोन है दैट इज एलिजिबल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो कितनी अमाउंट तक का जो लोन है दैट इज एलिजिबल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो इट इज एलिजिबल अप टू 10 लाख रुपीज। तो तपन ने यहां पर सबसे पहले सही आंसर दिया है रिलेटेड टू रुपीज 10 लाख, तो 10 लाख तक का जो लोन है दैट इज एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर्पसेस। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। ओके, एंड फर्दर मान लीजिए यहां पर पर्सन एक इंडिविजुअल है एंड फर्दर ये रिसाइड कर रहा है रूरल एरिया में, ये रिसाइड कर रहा है रूरल एरिया में। ओके, एंड बैंक ने इसको एक लोन दिया है 75,000 रुपीज का, बैंक ने इसको लोन दिया है 75,000 रुपीज का, एंड यहां पर इसकी जो हाउस होल्ड इनकम है, जो इसकी हाउस होल्ड इनकम है दैट इज 1.5 लाख रुपीज, इसकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपीज है। तो वुड ही बी एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो क्या ये यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए एलिजिबल होगा या फिर नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर। तो ए जो पर्सन है वो रूरल एरिया में रह रहा है, उसको यहाँ पर 75,000 रुपीज का जो लोन है वो यहाँ पर सेंक्शन किया गया है, एंड फर्दर उसकी जो हाउस होल्ड इनकम है दैट इज रुपीज 1.5 लाख। तो वुड ही बी एलिजिबल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो यहाँ पर जो इसका लोन है क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए एलिजिबल होगा या फिर नहीं होगा? तो इंडिविजुअल पर्सन को अगर कोई लैंडिंग की जाती है एंड फर्दर अगर उसकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो रूरल एरिया में 1 लाख रुपए तक की है, रूरल एरिया में जो इनकम है वो 1 लाख रुपए तक की है, एंड नॉन रूरल एरिया में जो उसकी इनकम है वो 1.60 लाख तक की है, तो उसके केस में उसको जो 1 लाख तक का जो लोन दिया जाएगा दैट वुड बी बेसिकली कंसीडर्ड एज अंडर द पीएसएल, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर माना जाएगा। लेकिन यहां पर जो हाउस होल्ड इनकम है दैट इज एक्सीडिंग द क्राइटेरिया, तो यहां पर ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, यहां पर ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट यहां पर नहीं बनेगा। सो इट विल नॉट बी एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ओवर हियर। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? सो इट विल नॉट बी एलिजिबल। तो रिंकू मीना ने सबसे पहले सही आंसर दिया है दैट इज रिलेटेड टू इट विल नॉट बी एलिजिबल, इट विल नॉट बी एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ओके, एंड इसी तरह से एग्रीकल्चर के अंडर यहां पर एक लोन दिया गया है फार्मर को, फार्मर को एक एग्रीकल्चर के अंडर लोन दिया गया है, एंड दिस लोन इज रिलेटेड टू द कि इसने यहाँ पर रीपे करना है, जो भी इसका पुराना डेब्ट था इसको इसने रीपे करना है, एंड दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख रुपीज, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स हैं उनको इसने रीपे करना है, प्रीपे करना है, तो उसके लिए इसको लेंडिंग की जा रही है। वुड इट बी एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, येस और नो? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जरूर लिखिएगा, काइंडली प्लीज लेट मी नो कि एक फार्मर है जिसको यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को लोन को प्रीपे करने के लिए लेंडिंग की जानी है, तो वुड इट बी एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, येस और नो? तो डेफिनेटली इट विल बी एलिजिबल, इट विल बी एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन, इट विल बी एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन। ओके, इसके अलावा अगर यहाँ पर एक लैंडलेस लेबरर है, लैंडलेस लेबरर है, अगर यहाँ पर इनको एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, अगर इनको एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने के लिए लोन दिया जाता है, तो ये यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में शामिल होगा? तो ये यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में शामिल होगा? विनोद, देयर आर 3 कैटेगरीज अंडर द एग्रीकल्चर। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? एक हमारे पास कैटेगरी थी फार्म क्रेडिट की, एक हमारे पास कैटेगरी थी फार्म क्रेडिट की, सेकंड इट वाज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कैटेगरी थी, एंड थर्ड व्हाट इट वाज रिलेटेड टू एंसिलरी, इट वाज रिलेटेड टू एंसिलरी जो हमारे पास एक्टिविटीज थी उनसे रिलेटेड थी। तो यहां पर ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर शामिल होगा? देखिए, अगर आप लैंडलेस लेबरर को एज सच लोन दे रहे हैं तो उसके केस में वो वीकर सेक्शन में शामिल होता है। किसके अंदर शामिल होता है?
वीकर सेक्शन को लेंडिंग के अंदर शामिल होता है ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम उनको लेंडिंग कर रहे हैं रिलेटेड टू परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, in that particular case it will be considered under which category? It will be considered under the farm credit category। फार्म क्रेडिट कैटेगरी के अंदर इसे शामिल किया जाता है, इसे फार्म क्रेडिट कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है। सो दैट वुड बी द राइट आंसर रिलेटेड टू इट। ओके,